हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से दो तरीके के क्वेश्चन लेकर के आया हूं। एक तो जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में बीए थर्ड ईयर एजुकेशन में जो आपका सब्जेक्ट है न्यू ट्रेंड्स एंड इनोवेशन इन एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, तो उसके यूनिट फर्स्ट लेकर के आया हूँ मैं। 51 क्वेश्चन है। और दूसरा कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे फिर वो ये है जो एनटीए नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर या टीजीटी पीजीटी में आते क्वेश्चन है, और आए हुए भी क्वेश्चन है, और जो आपका बीएड एंट्रेंस में भी क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ठीक है, ये कुछ जनरल क्वेश्चन भी हैं, तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन तो कंपटीशन होता है, उसमें हम ये कह ही नहीं सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा कई सारे कंपटीशन्स में आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरीके से आपका जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का जो एजुकेशन फिफ्थ जो है ये आपका न्यू ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट एजुकेशन एंड जो आपका है ये पेपर न्यू ट्रेंड्स एंड इनोवेशन इन एजुकेशन मैनेजमेंट, तो इसका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा मेरी तरफ से, चारों की चारों यूनिट। तो इसमें जो मेरे चैनल पर नए हैं व्यूवर्स या स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूँगा कि इसकी प्लेलिस्ट है मेरी, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें 2019 का और 2020 का क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में सॉल्व है। ठीक है, और यूनिट फोर्थ, यूनिट थर्ड और यूनिट सेकंड भी जो है मैंने इसमें करा दी है, और अब एक मॉडल टेस्ट पेपर भी मैंने उसमें करा दिया है। तो अब इसमें 51 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो नियर अबाउट अब तक उसकी प्लेलिस्ट में 600 क्वेश्चन जो है वो मैं अब तक आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी है, उसमें मनी एंड बैंकिंग के मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो वो सीरीज मैं स्टार्ट कर दी है। तो डेली में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस उसमें मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा, जो आपके टीजीटी पीजीटी एनटीए नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर या यूपी पीसीएस या एमपी पीसीएस में आए हुए क्वेश्चंस होंगे, तो मैं डेली आपसे डिस्कस जो है वो करूंगा ना। ठीक है व्यूअर्स, चलिए आगे स्टडी करते हैं हम इन क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनोवेशन शब्द किससे बना, तो सही आंसर है इनोवेट। ठीक है, और हिंदी में हम इसे कहते हैं नवाचार। ठीक है, नवाचार से आशय क्या है, तो नवीनता लाना और परिवर्तन लाना, दोनों इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी करेक्ट है कि उपयुक्त दोनों। नवाचारों की जानकारी के स्रोत कौन से होते हैं, तो देखिए सेवापूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम और जनसंचार माध्यम, तो ये तीनों ही कार्य होते हैं ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। शिक्षा एवं दर्शन विचारधारा के संबंध में सत्य क्या है, तो तीनों ही कथन जो है वो सत्य है कि समाज अपनी दार्शनिक विचारधाराओं के अनुरूप ही शिक्षा की व्यवस्था करता है, और समाज में जैसा दार्शनिक चिंतन होता है शिक्षा का स्वरूप एवं व्यवस्था भी वैसी ही होती है। ठीक है, और समाज की समस्याओं में परिवर्तन के अनुरूप समाज की शिक्षा व्यवस्था में अनेक प्रकार के परिवर्तन होने लगते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। टीचर्स हैंडबुक ऑफ सोशल एजुकेशन किसने प्रकाशित करी, भारत सरकार ने। किसके अनुसार जीवन कौशल योग्यताएं हैं अनुकूलित एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए जो किसी व्यक्ति को समर्थ बनाती है प्रतिदिन के जीवन में आने वाली मांग व चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, तो वो है यूनिसेफ। शिक्षा के माध्यम से समाज के वांछित विकास की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो सकती है, तो वो कैसे, तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि शिक्षा को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाए या तैयार किया जाए। एक प्रजातांत्रिक देश में सामाजिक परिवर्तन का सबसे सशक्त कारक कौन सा, एक कारक वर्ड है व्यूअर्स, थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, कारक कौन सा है, तो वो होती है शिक्षा। इनमें से कौन नवाचारों की जानकारी के लिए स्रोत है, ठीक है, सेवारत प्रशिक्षण और जनसंचार का माध्यम, ये दोनों ही हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। बच्चों की प्राथमिक शिक्षा में यूनिसेफ का क्या योगदान है, तो ए और बी ऑप्शन करेक्ट हैं
कि इसकी सुचारू व्यवस्था के लिए सहायता देना और प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना। ठीक ना, तो ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है कि ए और बी दोनों। शिक्षा के व्यवसायीकरण से परिचित कराना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावपूर्ण बनाने का आधुनिक उपाय है, तो वो है शैक्षिक तकनीक के प्रत्यय का विकास। शिक्षा के व्यवहारिक अथवा प्रायोगिक पक्ष का प्रमुख कार्य, तो वो है शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावपूर्ण बनाना है। ठीक है, सत्य तो यह है कि राजनीतिक जीवन में जब तक सक्रिय रूप से भाग नहीं ले सकती तब तक कि उसमें निरक्षरता विद्यमान है। तो यह कथन किसका है? यह है डॉक्टर S.N. सहाय का। एक संतुलित जिज्ञासा जो किसी अन्य इंसान को गहराई से समझने का अवसर देती है, वो कहलाती है समानुभूति। ठीक है, समानुभूति। नेक्स्ट है शिक्षा की योजनाओं, व्यवस्थाओं, मान्यताओं आदि में होने वाले युगानुरूप नवीन परिवर्तनों को स्वीकार किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही है कि शैक्षिक नवाचार या शैक्षिक प्रवर्तन के रूप में। वह अवधारणा जो व्यक्तियों की आस्था या संस्कृति की व्याख्या करती है कहलाती है मूल्य। निम्नलिखित में से कौन सा यूनिसेफ का योगदान है? तो देखिए तीनों ही हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा संबंधी कार्य, स्वस्थ पेयजल की व्यवस्था तथा अन्य नगरीय सेवाएं उपलब्ध कराकर, और आपातकालीन सहायता तथा पुनर्वास संबंधी कार्य। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। दूरस्थ स्थानों तक शिक्षा का प्रसार, निर्विद्यालीकरण की धारणा का विकास तथा भावी शिक्षा की पूर्व योजना के निर्धारण को माना जाएगा। तो वो शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा NCERT का विभाग नहीं है? तो वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में जनसंख्या शिक्षा के समावेश का महत्व है, तो वो है ऑप्शन ए की अधिक जनसंख्या के दुष्परिणामों से परिचित कराकर अधिक जनसंख्या की समस्या का समाधान किया जा सकता है। ठीक है, यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कई कंपटीशन में। तो वो है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ के प्रथम चेयरमैन व संस्थापक थे, तो वो थे लुडविग रैचमैन। यूनिसेफ की रचना की थी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। संयुक्त राष्ट्र बाल विधि यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 में। यूनिसेफ नामक संगठन का मुख्य कार्यालय यानी हेड ऑफिस या हेडक्वार्टर कहाँ है? वो न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ किसके लिए कार्य करता है? बच्चों के लिए। हमारे देश में यूनिसेफ ने सक्रिय रूप से कार्य करना प्रारंभ कब किया था? सन 1948 में। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका NCERT की नहीं है? वो है नई शिक्षा। एक समुदाय जिसमें परिवर्तन धीमी गति से तथा अधिक समय लेते हैं वो कहलाता है, वो होता है रूढ़िवादी समुदाय। ठीक है, यूनिसेफ द्वारा बाल अस्तित्व एवं विकास संबंधी कार्य किया जाता है। तो देखिए दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं कि बाल मृत्यु की दर को घटाने का हर संभव प्रयास किया जाता है और शिशु एवं बाल स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी विभिन्न योजनाओं का आयोजन किया जाता है ना। तो ऑप्शन सी सही है कि उपयुक्त ए और बी दोनों कार्य किए जाते हैं। निम्नलिखित में से नवाचार शिक्षण अभ्यास कौन सा है?
तो व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली, टोली शिक्षण और शैक्षिक खेल, है ना, ये सभी हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। यूनिसेफ द्वारा नगरीय सेवाओं संबंधी कार्य किया जाता है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं कि नगरों में बाल कल्याण केंद्र, युवा केंद्र एवं क्लब तथा महिला केंद्रों की स्थापना में सहयोग प्रदान किया जाता है। और बी कि बालिकाओं एवं महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए साधनों को विकसित करने के लिए अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है। तो ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट है कि ए और बी दोनों कार्य किए जाते हैं। NCERT का पूरा नाम क्या है? तो वो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT किस स्तर की संस्था है? तो वो राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद, जिसे हम शॉर्ट में NCERT बोलते हैं, के विषय में सत्य क्या है? तो देखिए तीनों कथन सत्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि यह अपने आप में एक स्वायत्त संस्था, इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोनोमस बॉडी। ठीक है, और दूसरा कि इसको सन 1961 में स्थापित किया था, यह भी बिल्कुल ठीक है। UGC को 1953 में और NCERT को 1961 में। और यह परिषद शिक्षा मंत्रालय के बौद्धिक पार्श्व के रूप में कार्य करती है। तो ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यही है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT की स्थापना कब हुई? तो 1961 में हुई थी। नेक्स्ट है कि NCERT के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? जो रीजनल ऑफिस हैं वो कितने हैं पूरे इंडिया में? तो वो 4 हैं। ठीक है, तो ये 1961 में सभी 1961 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT की स्थापना के उपरांत किस पूर्व स्थापित संस्थान को इसको अधीन किया गया? तो देखिए तीनों ही हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा, है ना, जितने संस्थान हैं तीनों के तीनों। ठीक है, उपयुक्त सभी संस्थान, ऑप्शन डी सही है। NCERT का समस्त वित्त एवं धनाभार वहन किया जाता है या NCERT को समस्त वित्तीय सहायता दी जाती है? कौन देती है? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। NCERT कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। NCERT का उल्लेखनीय योगदान क्या है? तो देखिए दोनों हैं कि विकसित तथा परिष्कृत शिक्षण विधियों को विद्यालयों में लागू करना, प्रशिक्षण के क्षेत्र में पूर्व सेवा, सेवाकालीन या प्रगत प्रशिक्षण योजनाओं को लागू करना, है ना। तो ऑप्शन सी सही है कि उपयुक्त दोनों में योगदान है। जर्नल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन का प्रकाशन कौन करता है? वो करता है NCERT। पत्रिका इंडियन एजुकेशन रिव्यू का प्रकाशन कौन करता है? या पत्रिका इंडियन एजुकेशन रिव्यू का प्रकाशन होता है? तो ये करता है NCERT। ठीक है, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक पुस्तक के लेखक हैं ब्लूम। ठीक है, हमारे देश के संदर्भ में शैक्षिक नवाचार माना जाएगा। तो देखिए तीनों कि एवरेज शिक्षा की धारणा का विकास, जनसंख्या शिक्षा द्वारा जनसंख्या नियंत्रण का प्रयास और मुक्त विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। शिक्षण की प्रक्रिया को अधिकाधिक उद्देश्य केंद्रित बनाने के लिए किया जाने वाला उल्लेखनीय प्रयास है, तो वो है शैक्षिक तकनीक का निरंतर विकास। ठीक है, जीवन कौशलों का मूल्य है, तो ये भी तीनों ऑप्शन करेक्ट है कि अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक, दूसरों की भलाई के बारे में चिंतन और समुदाय पर अपना प्रभाव बनाने में सक्षम। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। ठीक है, भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में NCERT का योगदान है, तो देखिए तीनों ही योगदान है जो ऑप्शन में दिए हैं कि परिषद ने पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन में योगदान दिया है, विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर समय समय पर सेमिनार और गोष्ठियों का आयोजन किया है
और विद्यालयी शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में आवश्यक और महत्वपूर्ण सुधार किया है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि उपयुक्त सभी योगदान उल्लेखनीय है। नवाचार शिक्षण अभियान है, तो ये व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली, टोली शिक्षण और शैक्षिक खेल तीनों ही हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है सभी। और सहायक शिक्षण सामग्री के प्रकार हैं, देखिए श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री है ना, ऑडियो विजुअल जो आपका, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। तो ये व्यूवर्स आपके कंपटीशन से रिलेटेड भी हैं और सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का जो एजुकेशन 5th का पेपर था आपका, न्यू ट्रेंड्स एंड इनोवेशन या एजुकेशन मैनेजमेंट, तो उसकी यूनिट फर्स्ट भी है। तो मैं दोनों प्ले लिस्ट में इसको दोनों तरीके से रिकॉर्ड जो है अपलोड कर दूंगा। तो ये एनटीए नेट के फर्स्ट पेपर वाली प्लेलिस्ट में भी होगा और जो बीए की न्यू ट्रेंड्स वाली है प्लेलिस्ट, उसमें भी ये अपलोड होगा ना, ठीक है ना व्यूवर्स। तो एजुकेशन 5th का ये पेपर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। मेरे पास पिछले 5-6 सालों के हैं दोनों पेपर्स के, ठीक है ना व्यूवर्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू व्यूवर्स।